नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी पीएससी के मंच पर। हम बात कर रहे थे हमारा संविधान नाम की श्रृंखला पे। अब तक हमने इस श्रृंखला में 2 एपिसोड देख लिए हैं, जिसमें पहले हमने देखा था कि जो भारतीय संविधान है इसका ऐतिहासिक आधार क्या रहा, और कल की क्लास में हमने चर्चा की थी कि संविधान सभा दरअसल कैसे कैसे बनी थी। आज की क्लास में दरअसल हम बात करने वाले हैं संविधान के यानी भारतीय संविधान के विशेषताओं की। भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता है, राइट। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं के साथ आज की क्लास की शुरुआत करें। पहले जरा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम और आप ले लेते हैं। देखिए, ये स्लाइड तो मेरे बारे में है। यदि अनअकैडमी की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 3 में से जो एक चयन है वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से होते आया है। ये 50% जो है हाइक होने वाली है बहुत जल्द। तो इसलिए यदि आप अपने सपनों को यदि पूरा करना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि आप सीमित व्यय में ही इनको पूरा करें। अगर अभी आप देखो तो आफ्टर डिस्काउंट जो है प्राइस आपकी 39,679 की अप्रॉक्स होगी प्लस जीएसटी कोर्सेज में। तो ऐसे में अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस पे लेते हैं तो लगभग आप 22,320 रुपये की सेविंग प्लस के जीएस में करेंगे, राइट। अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफर, जहाँ पे यदि आप इंटरव्यू की चुनौती को भी बाधा रहित पार कर लेते हैं तो 100% डिस्काउंट देगा आपको, जो है 100% रिफंड देगा आपको अनअकैडमी। ये अगेन वही एनुअल प्राइस हाइक होने वाला है। तो यदि आपको मतलब आपने सोचा हुआ है कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, इस जर्नी में आगे बढ़नी है, तो आप चाहें तो जल्द से जल्द इस ऑफर को अवेल करें। प्रतिज्ञा बैच जो कि 10 जुलाई से लाइव हो चुका है मुखर्जी नगर से, तो यदि आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप MK लाइव रेफर कोड का यूज़ करें जिससे आपकी थोड़ी और सेविंग हो सके। आरंभ बैच है ये 2024 के लिए, तो यदि इसमें भी आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप MK लाइव रेफर कोड का यूज़ अवश्य करें। ये 8 जुलाई से शुरू हो रहा है। अगेन अगर आपको फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम है तो आप 0% EMI पे भी अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे अनअकैडमी आपको ये भी सुविधा दे रहा है। कुछ ऑप्शनल बैचेस के बारे में जानकारी। और अब हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि ये जो भारतीय संविधान है इसकी विशेषता दरअसल क्या क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। तो इसके बारे में अब हम और आप चर्चा अपनी शुरू करते हैं, राइट। देखिए, अभी तक हमने ये देखा कि जो भारतीय संविधान है वो कहीं ना कहीं जो संविधान सभा संविधान को बना रही थी, तो हमने देखा था कि बड़ा लंबा टाइम लग गया था। इसी वजह से क्रिटिसिज्म भी होता है कि इतने लंबे समय में जो है इन्होंने संविधान बनाया है। संविधान बनने की जो पटकथा है वो आज़ादी के पूर्व ही शुरू हो गई थी, यानी आज़ादी के पहले ही, आज़ाद होने के पहले ही भारत ने अपना संविधान बनाना दरअसल शुरू कर दिया था, राइट। तो जब संविधान बन गया तो हम किन किन मूल्यों पे हम अपने संविधान की जो है वो करते हैं, आई मीन विशेषता देखते हैं किसकी, भारतीय संविधान की। तो लेट अस एनालाइज दोस थिंग्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से अलग करती है, राइट। एक एक करके जरा हम आज की क्लास में समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, कहा जाता है ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। फोकस करिएगा वर्ड लिखित, ठीक है। अब पहली बात तो यह है कि भारत का संविधान इतना लंबा ही क्यों है। आप देखिए, हमारे संविधान में, जब मूल संविधान में लगभग 395 अनुच्छेद हैं, राइट। तो इतने अनुच्छेद का संविधान इतना बल्कि सा क्यों बनाया गया, तो इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है भारत की विविधता। आप देखिए, हमारे यहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो कैसे है, क्लास, क्रीड, कल्चर, क्विजीन, क्लोथ, है ना, फेस्टिवल, इतने सारे लेवल पर डाइवर्सिटी है। तो इन सारी डाइवर्सिटी को यूनिटी में बदलने के लिए हमें बहुत सारे प्रोविजंस करने पड़े, सबको मौलिक अधिकारों के दायरे में लाना पड़ा, DPSP से जोड़ना पड़ा, अलग अलग तरह के लोगों के लिए कई सारी अलग अलग बातें भी लिखी गई, राइट। दीज आर द रीजन, बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे विविधता बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस विविधता को एकता में पिरोने के लिए हमें एक लंबे तरीके से डिटेल्ड मैनर में उसको लिखना पड़ा, ताकि आने वाले समय में जो इंडिया है उसको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो इसी को देखते हुए जो भारत का संविधान है वो सबसे लंबा संविधान। दूसरा बात, जो खास बात है वो है लिखित। लिखित का मतलब क्या हुआ? क्या दुनिया के सारे संविधान लिखे नहीं गए हैं? कुछ लोग कहते हैं ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। अलिखित का मतलब क्या? जिसको ना लिखा जाए। देखिए, जब हम कहते हैं लिखित और अलिखित, लिखित और अलिखित का मतलब ये होता है कि इसको जोड़ेंगे आप अमेंडमेंट से, यानी संशोधन से, राइट। अगर मान लीजिए कि अलिखित है, इसका मतलब संशोधन करना आसान,
लिखित है इसका मतलब संशोधन करना टफ, राइट। इसीलिए जो भारत का संविधान है इसमें मैक्सिमम चीजें लिखित है, यानी संशोधन करना कहीं ना कहीं संविधान संशोधन करना टफ है, इसीलिए कहते हैं ये सबसे बड़ा भी है और मतलब लिखित संविधान सबसे बड़ा संविधान। आगे देखिए, कहा जाता है, कुछ आलोचक कहते हैं कि जब भारतीय संविधान बना तो इनका अपना कोई दिमाग नहीं था। अपना मतलब जो संविधान सभा में बैठे हुए लोग थे उन्होंने अपना कुछ दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने बस दुनिया भर के लोगों की नकल कर ली। कोई कहता है डीपीएसपी हमारा थोड़ी है, तो आयरलैंड का है। मौलिक अधिकार के बारे में लोग कहते हैं तो आपने अमेरिका से ले लिया है। तो एक वर्ग कहता है ये नकल है और एक वर्ग कहता है भाई नकल नहीं है, इसमें भी मौलिकता है, राइट। जरा समझिएगा कैसे। देखिए, कोई भी विकास होता है वो अलूफ नहीं होता, अचानक होने वाली घटना नहीं होती। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम देख कर ही सीखते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं। जैसे इंडिया में कभी सती प्रथा थी, रंग भेद रहा करता था, लेकिन हमने उन सारी चीजों को भी खत्म किया ना। जब हमने देखा कि नहीं इन सब चीजों से विकास संभव नहीं है, तो पीपल डिनाइड टू फॉलो दीज थिंग्स और हमने उसको छोड़ा, राइट। हर जगह पे हर व्यक्ति, हर देश इवॉल्व करता है और इवॉल्व करता है यानी आगे की तरफ बढ़ता है। तो आगे जब हम किसी को देखते हैं तो उनको देख के एटलीस्ट हम सीखते तो हैं, राइट। इसको कॉपी करना नहीं, बल्कि कहा जाता है बिना बाधा के, बिना सोच के, भय मुक्त तरीके से और कहीं ना कहीं सोचिए तो उदार हृदय से बाकी सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो दैट मीन्स कि इट इज नॉट अ कॉपी पेस्ट, राइट। ये कॉपी पेस्ट नहीं है, बल्कि उन विचारों का एमलगमेशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके साथ आप देखो कि कई बार हमसे कहा जाता है किताबें पढ़ो, बुक्स रीडिंग किया करिए, बुक्स रीडिंग बहुत हेल्पफुल है। क्यों? आप देखिए जैसे बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, लेट्स से कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, या इसके अलावा 7 हैबिट्स ऑफ वेरी सक्सेसफुल पीपल। इसका मतलब क्या है? किताबें पढ़ के हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। यानी जब किताब पढ़ते हैं तो जिस लेखक को हम पढ़ते हैं, मान लीजिए उस लेखक ने लगभग 30 सालों में उस किताब को लिखा है, तो 30 साल का अनुभव हमें मात्र एक किताब पढ़ने से मिल जाएगा, राइट। तो इसका मतलब जब हम सोचेंगे तो हम अपने समय से 30 साल आगे की सोचेंगे, राइट। यही चीजें संविधान निर्माताओं ने भी सोची कि क्यों ना हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को पढ़ें, यानी मूल अधिकारों को देखें बाकी लोगों ने कैसे बनाया है। इससे क्या होगा कि जब हम अपनी चीजों को बनाएंगे, हम डेवलप करेंगे, तो हम उससे आगे बढ़ के सोच पाएंगे, राइट। तो कुछ आलोचक जो ये कहते हैं कि हमने बाकी देशों से नकल की है, तो नकल नहीं है ये। कहीं ना कहीं क्या हम किताबों की नकल करते हैं? नहीं, किताब से आधार बना के हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसीलिए अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारत का जो संविधान है वो बहुत सारे स्रोतों से लिया गया है, बहुत सारे देशों से लिया गया है। लेकिन जो सबसे मूल स्रोत भारतीय संविधान का है वो है 1935 का अधिनियम। कल भी हमने आपसे बात की थी कि जो भारत का संविधान है वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट जो है वो 1935 के जो अधिनियम है वहाँ से लिया गया है, राइट। तो अभी तक हमने 2 विशेषता देखी भारतीय संविधान की। अब जरा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना की, राइट। वैसे तो कल हम आपकी सेपरेट क्लास ही लेंगे प्रीएम्बल पे, फिर भी यदि संविधान की विशेषता की बात करें तो प्रस्तावना इनको संविधान को एक विशिष्टता प्रदान करती है। तो क्या है प्रस्तावना का मतलब? कहा जाता है जब पूरा संविधान लिख लिया गया तब प्रस्तावना को सबसे लास्ट में लिखा गया, ठीक है। लिखा गया सबसे लास्ट में, जोड़ा गया है सबसे पहले, है ना। संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना दिखती है, लेकिन इसको लिखा गया था सबसे लास्ट में। क्यों? जब पूरा संविधान हमने बना लिया उसके बाद हमने फिर लिखा कि हम भारत के लोग क्या चाहते थे, क्या हमारे उद्देश्य थे, क्यों बनाया गया, क्यों ऐसा किया गया, ताकि संविधान में और प्रस्तावना में सिंक्रोनाइजेशन आ जाए, राइट। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। कुंजी मतलब होता है चाबी, यानी अगर आपको संविधान को समझना है तो चाबी आपकी प्रस्तावना लगाएगी। यानी इस चाबी के थ्रू ही आप जान जाओगे कि अंदर लिखे हुए संविधान दरअसल कहना क्या चाहता है। ये प्रस्तावना ही जो हमें बताती है कि इस भारत के संविधान को बनाने वाला है कौन, स्रोत कहाँ से आ रहा है, शक्ति का स्रोत क्या है। तो हमने कहा शक्ति का स्रोत है हम भारत के लोग। फोकस करिएगा वर्ड लोग, यानी बनाने वाले कौन है? हम भारत के लोग। फिर लक्ष्य निर्धारित किया गया कि क्या बनाना चाहते हैं भारत को। तो पहला लक्ष्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब आप यहाँ पे फोकस करिएगा कि इसको हैफेजल नहीं कर सकते, सफल नहीं कर सकते। सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ही होगा। क्यों?
क्योंकि दरअसल संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहने का मतलब ही है कि अपने आंतरिक मामलों में हम किसी की दखलंदाजी स्वीकार नहीं करेंगे। और क्योंकि हमने औपनिवेशिक दास्ता देखी थी, ऐसे में जो सबसे बड़ा लक्ष्य था हमारे सामने वो था अपनी आज़ादी को इंटैक्ट रखना। इसीलिए जो लक्ष्य में सबसे पहला लक्ष्य है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यानी प्रस्तावना में वैसे तो हम लोग डिटेल में कल की क्लासेस में बात करेंगे, फिर भी अगर हम देखें तो प्रस्तावना सबसे लास्ट में लिखकर सबसे पहले जोड़ी गई तो संविधान की कुंजी है। और मात्र प्रस्तावना पढ़ लेने से ही हमें ये समझ में आ जाता है कि दरअसल हमारा संविधान कहना क्या चाहता है, राइट। तो ये तो है प्रस्तावना। और देखिए, तो हमने भारतीय संविधान को लोकतांत्रिक व्यवस्था से नवाजा है। डेमोक्रेटिक सेटअप है हमारे इंडिया का। अगर हम बात करें आपके संविधान की, तो लोकतांत्रिक का कहने का मतलब, देखिए जब भारत में अंग्रेज नहीं आए थे तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। लोकतंत्र के बारे में ये भी कहा जाता है कि लोकतंत्र इतना आसान थोड़ी है जो किसी को भी ऐसे उठा के दे दो जिसको लोकतंत्र का अभ्यास करना ही ना आता हो। लोकतंत्र तो वो लड़ाई है जिसको बहुत सारे लोगों ने बड़ी मुश्किल से पाया है। इसीलिए इस लोकतंत्र की हिफाजत करना बड़ी जरूरी बात है। लेकिन जब भारत में संविधान बना तो जो हमारे सबसे पहले पीएम थे पंडित नेहरू, उन्होंने कहा कि हमें इंडिया को एक लोकतंत्र ही बनाना है। कई सारे देशों ने इस बात का विरोध किया कि कैसे लोकतंत्र की बात कर रहे हो, क्या तुम्हारे यहाँ के लोगों को लोकतंत्र का अभ्यास करना भी आता है? क्या उनको पता है कि लोकतंत्र में तंत्र बाद में है, लोक पहले है? तो इस लोकतंत्र का अभ्यास कैसे होगा? क्या इन्हें पता है हाउ टू एक्सरसाइज देयर राइट टू वोटिंग राइट को अभ्यास कैसे करेंगे? इन्हें तो ये भी नहीं पता किस लोकतंत्र की बात करते हैं आप। और क्या इवन ये भी जो है घोषणा की गई थी कि भारतीय लोकतंत्र बहुत जल्दी बिखर जाएगा। ये भारतीय संविधान ही है जिसने भारतीय एकता को भी बनाए रखा है, और ये भारतीय लोकतंत्र ही है जो कहीं ना कहीं जनता का सरकार में और सरकार का जनता में विश्वास बनाए रखती है। तो हमने एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करी संविधान के माध्यम से। और देखिए एक शब्द अभी हमने देखा लोकतंत्र, यहाँ पे दूसरा शब्द लिखा है गणतंत्र, ठीक है। इंग्लिश में कहें तो एक शब्द है डेमोक्रेसी और दूसरा शब्द है रिपब्लिक, राइट। अगर हम भारत की बात करें तो हमने कहा है हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। यानी अगर लोकतंत्र और गणराज्य हमारे हिसाब से दो अलग अलग चीजें हैं, लोकतंत्र और गणराज्य। हमने कहा भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी वी हैव टॉक्ड अबाउट डेमोक्रेसी एज वेल एज रिपब्लिक। क्या आपको दिखाई दे रहा है? भारत दोनों है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इसका मतलब जरा समझते हैं। जब हम कहते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लोकतंत्र में मतलब लोगों की आवाज सुनी जाएगी। कितने लोगों की आवाज सुनी जाएगी, ये भी तो सवाल है। क्या एक ही मुद्दे पे, जैसे मैं पूछूं चाय अच्छी है या कॉफी, कुछ लोग बोलेंगे चाय, कुछ लोग बोलेंगे कॉफी, लेकिन हम किसको अच्छा माने, चाय या कॉफी को? तो कहा जाता है बहुमत की चलो। सबकी बात तो पॉसिबल नहीं कि हर कोई एक ही पॉइंट पे तैयार हो जाए, तो हमें बहुमत को लेके चलना चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ डेमोक्रेसी क्या है। जब हम लोकतंत्र की बात करें तो डेमोक्रेसी का मतलब तो ये हो गया बहुमत का तंत्र, बहुमत का तंत्र, या इसी को कहें तो ये क्या हो जाएगा, बहुमत की तानाशाही। दैट मीन्स ऑटोक्रेसी ऑफ मेजॉरिटी। अगर बहुमत की तानाशाही लोकतंत्र है तो फिर ये लोकतंत्र कहाँ रहा? ये तो लोकतंत्र हुआ ही नहीं। लोकतंत्र मतलब जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए, ना कि बहुमत का, बहुमत के द्वारा और बहुमत के लिए। लेकिन यहाँ लोकतंत्र होता क्या है? जब हम मेजॉरिटी की बात सुनते हैं, यानी मेजॉरिटी की बात पे अमल करते हैं, मेजॉरिटी की सरकार बनती है, फिर तो ये बहुमत का तंत्र हुआ, कहाँ लोकतंत्र हुआ। यहीं से एक शब्द आता है गणराज्य। गणराज्य यानी रिपब्लिक। रिपब्लिक बात करता है कि यहाँ पे बहुमत की तानाशाही मत होने दीजिए, बल्कि बहुमत की अगर तानाशाही है तो यहाँ पे क्या करिए, अल्पमत के लिए आवाज लाओ, अल्पमत के पास आवाज हो। दैट मीन्स अगर बहुमत के पास चॉइस है तो अल्पमत के पास लाइए वॉइस, तब जाके फिर ये बनेगा आपका रिपब्लिक, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको समझते हैं ब्रिटेन और अमेरिका से। ब्रिटेन की बात करते हैं तो वो कहता है लोकतंत्र, अमेरिका की बात करते हैं तो कहता है रिपब्लिक। आप देखिए जो अमेरिका का हेड है ना, मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति है, अगर अमेरिकी राष्ट्रपति की बात करें तो वो डायरेक्ट चुना नहीं जाता है लोगों से, राइट। अगर डायरेक्ट लोग उसको चुन लेंगे तो इसका मतलब होगा कि लोगों की जो मेजॉरिटी होगी, जो मेजॉरिटी लोग कहेंगे वही राष्ट्रपति बन जाएगा। यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है।
यहाँ पे क्या होता है, लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं, जिससे बहुमत की तानाशाही खत्म हो जाए। इसीलिए अमेरिका रिपब्लिक और भारत आपका डेमोक्रेटिक। और इंडिया की बात करें तो हम दोनों ही मॉडल्स को फॉलो करते हैं। इसीलिए भारत ना लोकतांत्रिक है ना गणराज्य है, बल्कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, राइट। तो यहाँ पे दोनों के वैल्यूज, दोनों के जो कोर इमोशंस है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो भारत एक गणतंत्र हो गया, भारत एक लोकतंत्र हो गया। मेरे ख्याल में यहाँ तक आप जो बातें हैं वो समझ गए होंगे। अब देखिए बात करते हैं अगला, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। देखिए पहले हम बात करें मौलिक अधिकार लाए ही क्यों गए। सबसे पहले देखिए आर्टिकल 1 जो कहता है भारत है कौन। ये कहता है भारत राज्यों का संघ है। इंडिया मतलब भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, को राज्यों का संघ है। यानी पहले बताया भारत है कौन। फिर हम बताते हैं नागरिकता के बारे में कि भारत का नागरिक कौन कौन होगा। यानी जब संविधान बन रहा है ना, तो बनाने वाले कौन है, हम भारत के लोग, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया। और जैसे ही संविधान में एंटर करते हैं तो सबसे पहले बताया भारत कौन, मतलब आपका भारत का भूभाग है कौन, और दूसरी बात तुरंत बताया गया कि इस भारत में रहने वाले लोगों से हम क्या समझते हैं। यानी तुरंत ही हमें ये बताया गया कि एक्चुअल में कौन कौन से लोग होंगे जिनको हम भारतीय नागरिक कहेंगे, और इन नागरिकों को हम क्या देंगे, मौलिक अधिकार। ध्यान दीजिएगा, जब प्रस्तावना बन रहा है तो भारत के लोग बना रहे हैं, लेकिन अधिकार मिल रहा है तो किसके, भारत के नागरिकों को, राइट। इसीलिए हमने पहले बताया कि भारत का नागरिक कौन होगा, ताकि उन लोगों को हम मौलिक अधिकार दे सके, राइट। मौलिक अधिकार देना क्यों जरूरी था। देखिए जब भारत आजाद हुआ, तो अंग्रेज कैसा भारत छोड़ के गए थे, बिल्कुल टूटा फूटा जर्जर भारत, राइट। अब इस जर्जर भारत के सामने संसाधन बहुत कम और अपेक्षाएं बहुत ज्यादा। इस सीमित संसाधन में अधिकतम अपेक्षाओं को भारत को पूरा करना था, राइट। इसमें जरूरी था कि जो भारतीय लोग थे ना पहले, उन्होंने अपने कहीं ना कहीं कर्तव्यों के नीचे ही उनको दबाया गया, कर्तव्यों में ही कुचला गया, उनके ऊपर कर्तव्यों को लाद दिया गया, पर उनको किसी भी तरीके के अधिकार नहीं दिए गए। यदि मैं किसी देश की नागरिक हूँ तो सबसे पहले जो मेरा अधिकार है वो होता है मूल अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट। यही किया हमारे संविधान निर्माताओं ने, क्योंकि हम गणतंत्र है ना, तो गणतंत्र की पहली शर्त ही यही है कि यहाँ पे बहुमत की बात नहीं होगी, सभी की बात होगी। जब सभी की बात होगी तो सभी भारत के नागरिक हैं, इसीलिए हमें मूल अधिकार देना ये जिम्मेदारी है एक लोकतांत्रिक गणराज्य की। अभी मैंने आपको बताया कि जो डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी शब्द है वो इंग्लैंड से लिया है, इंग्लैंड के का कोर वैल्यू है। वहीं आप रिपब्लिक की बात करें, गणराज्य की बात करें, तो अमेरिकन वैल्यूज से आता है। इसीलिए देखिए, क्योंकि वहां पे गणराज्य की बात है अमेरिका में, इसीलिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार का प्रावधान था, जिससे कह लीजिए कि एक तरीके से सबक लेते हुए, उससे सीखते हुए भारतीय संविधान में भी हमने मौलिक अधिकारों को जगह दी, फंडामेंटल राइट्स लाए। तो फंडामेंटल राइट कैसे राइट होते हैं, ये वही अधिकार है कि जिसका अभ्यास न कर पाने पर व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है, राइट। यानी संविधान के वे अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, और यदि व्यक्ति उनका अभ्यास ना कर पाए तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। क्यों दिया गया मौलिक अधिकार, ताकि बहुमत की तानाशाही ना हो, एक गणराज्य की स्थापना हो सके। These are some reasons that we have awarded the fundamental rights to the citizen of India and the people of India. I hope this is clear to you all. इसमें देखिए, अगर हम देखें तो जो मूल संविधान था उसमें एक संपत्ति का अधिकार भी था, जिसको हटा दिया गया। तो अभी हमारे पास कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, राइट। समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब हम फंडामेंटल राइट की क्लासेस लेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे कि मूल अधिकारों का कॉन्सेप्ट क्या है, इससे जुड़े हुए मुद्दे क्या क्या हैं, सुप्रीम कोर्ट में जुड़े हुए या सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित केसेस क्या हैं, क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। वी विल कवर ऑल दोज थिंग्स। अभी तो हम संविधान की विशेषता पर हैं, तो संविधान की विशेषता में देखिए ये हो गया मूल अधिकार। कहा जाता है ये जो मूल कर्तव्य है ना, ये मूल संविधान के भाग नहीं थे, राइट। लेकिन कहा जाता है मेरे अधिकार वहीं समाप्त हो जाते हैं जहां से किसी और के अधिकार शुरू होते हैं। ऐसे में संविधान में 42वां संविधान संशोधन लाया गया। एक समिति बनी, नाम था स्वर्ण सिंह समिति। इस समिति ने अपनी अनुशंसा दी और इस समिति की अनुशंसा के आधार पर
भारत में भारतीय संविधान का संशोधन करते हुए 42nd संशोधन किया गया और आर्टिकल 51A लाया गया, जहाँ पे हमने मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा है। आर्टिकल 4 मतलब जो आपका 51A है और भाग हो गया आपका 4A, भाग हो गया 4A, भाग 4 है आपका DPSP और भाग 4A हो गया मूल कर्तव्यों का, इसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए। यहाँ पे ये कहा गया किसी व्यक्ति के अधिकार वहीं सीमित हो जाते हैं जहाँ से किसी और व्यक्ति के अधिकार शुरू होते हैं, इसीलिए किसी और के अधिकार मेरे लिए कर्तव्य है, मेरे अधिकार किसी और के लिए भी कर्तव्य हो सकते हैं, राइट। तो इफ यू वांट टू एक्सरसाइज योर राइट देन यू मस्ट फॉलो योर ड्यूटीज। अगला देखिए भारत की संघीय रचना। अब सीधी सी बात यह है कि इतना जो है भारत में आप देखें तो डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, ऐसे में ज़रूरत है भारत को इंटैक्ट रखने की। इसीलिए देखिए प्रियम्बल बात करता है एकता और अखंडता की, हम एक भी रहे और अखंड भी रहे। एक मतलब कि पूरा भारत एक है, भारत में नागरिकता देखिए कहीं ना कहीं एक है, एक नागरिकता, इकहरी न्यायपालिका, और इसके बाद भी भारत राज्यों का संघ है, यानी यहाँ पे राज्य सरकार अलग है, केंद्र सरकार अलग है, लेकिन फिर भी भारत एक बना रहे, इसीलिए नागरिकता जो दी गई वो इकहरी नागरिकता की बात है, न्यायपालिका की जो बात है वो इकहरी न्यायपालिका की बात है, सो दैट कि इंडिया कैन बी इंटैक्ट, राइट। और जो प्रियम्बल की वैल्यू है एकता और अखंडता, उसको सुनिश्चित किया जा सके, राइट। इसी के साथ साथ जैसे आप देखें कि भारत में बहुत सारी भाषा, क्षेत्र, धर्म, जाति, इस तरह के लोग रहते हैं, तो डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, तो इस डाइवर्सिटी की वजह से कहीं भारत खंड खंड में ना बिखर जाए, इसीलिए भारत राज्यों का संघ भी है और इसके साथ साथ भारत जो है यूनियन भी है और इंडिया फेडरेशन भी है, और यहाँ पे जो शक्तियों का विभाजन है वो भी देखा जाता है। लेकिन इसके बाद भी भारत में कहीं ना कहीं नागरिकता एक करके भारत को जोड़ा भी गया है। हम यूपी बिहार के नागरिक नहीं हैं, हम द सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। फिर देखिए, और इसको कहते हैं सार्वभौमिक मताधिकार, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। क्या लिखा है प्रस्तावना में कि हम सबको समानता देंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता में फोकस करिए वर्ल्ड राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का मतलब हुआ 1 पर्सन 1 वोट, एक पर्सन को एक मत का अधिकार है। पर्सन मोदी जी हो, पर्सन योगी जी हो, अंबानी जी हो, या मैं हूं या आप, राइट। यदि मैंने एक निश्चित आयु सीमा को प्राप्त कर लिया है तो मेरे वोट का यानी मेरे मत का मूल्य एक ही माना जाएगा। इसको कहते हैं राजनीतिक समानता लाना। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब कि अगर आपकी उम्र इतनी हो गई है, तय उम्र पहले 21 वर्ष थी, बाद में जब राजीव गांधी की सरकार आई तो इस उम्र को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। यानी यदि भारत में रहने वाला जो भारतीय नागरिक है, यदि वो 18 या 18 वर्ष से ऊपर की आयु रखता है तो उसे मताधिकार प्राप्त होगा और प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होगा, समान होगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता किसी का मत मूल्य ज्यादा या किसी का मत मूल्य कम, जिससे क्या इंश्योर हो सके, कहीं ना कहीं राजनीतिक समानता इंश्योर हो सके, पॉलिटिकल रूप से इक्वलिटी स्टैब्लिश हो सके। इसका जो है यहाँ पे पूरा प्रयास किया गया है, राइट। अब देखिए, इसके बाद देखिए एकल नागरिकता वाला एकल एकीकृत राज्य। अभी हम लोगों ने देखा ना कि देखिए जब आर्टिकल 370 वी विल डिस्कस इन अ सेपरेट लेक्चर, आर्टिकल 370 जिसमें कश्मीर की बात थी, कश्मीर को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि एक कश्मीरी भारतीय भी है, एक कश्मीरी भी है, उनके पास दोहरी नागरिकता है, राइट। इसके अलावा अगर हमें इंडिया को एक करके रखना है, हमेशा कहीं ना कहीं अखंडता बना के रखनी है, एकता रखनी है, तो जरूरी था सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। यानी आर्टिकल 1 बताता है भारत राज्यों का संघ, आर्टिकल मतलब जैसे भारत का परिचय हो गया तो तुरंत हमें पता चला कि भारत में नागरिकता कैसे दी जाती है और फिर इन नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया जाता है, राइट। इसलिए जरूरी था पहले पहचान करो कि भारत का नागरिक कौन होगा, इसीलिए हम सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और देखिए आगे सबसे खास बात, भारतीय संविधान में संशोधन, ठीक है। कहा जाता है यदि आपको एक कॉमा भी लगाना है, एक फुल स्टॉप भी लगाना है संविधान में, तो उसके लिए संशोधन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, राइट। कहा जाता है हमारा जो संविधान है वो लचीले और कठोरता का समन्वय है, ठीक है। लचीला भी है, फ्लेक्सिबल भी है, जिसमें जब चाहें तो आप कुछ ना कुछ इंसर्ट कर सकते हैं। जो भी देखिए संविधान निर्माताओं को भी ये बात पता थी कि कोई भी नियम हमेशा के लिए नहीं होते हैं, समाज एक गतिशील व्यवस्था है, समाज बदलता रहता है। ऐसे बदलते हुए समाज में
ना केवल समाज बदलता है बल्कि समाज की जो आवश्यकता है, जो सोसाइटी की नीड है, वो भी ग्रेजुअली चेंज होती रहती है। ऐसे में इस बदलती हुई आवश्यकता के अनुसार आपके संविधान को भी थोड़ा सा लचीला बनाया जाना आवश्यक है। यानी कि जब समाज बदले और लोगों को लगता है कि जो है कानून में बदलाव की आवश्यकता है जो समाज के मूल्यों के अनुरूप हो जाए, इसीलिए समाज में संविधान कहीं ना कहीं समाज का आईना होगा। इसीलिए हमने कहा कि संविधान शुड बी फ्लेक्सिबल, लेकिन इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं कि कुछ भी कर दो उसमें, राइट। इसीलिए हमने कहा संविधान जो है, भारत के संविधान में जो स्ट्रिक्ट क्लॉज है ना, जैसे कि संविधान में संशोधन में एक बार ये हो गया, अभी हम लोग वैसे इसको डिटेल में करेंगे, इसमें देखेंगे कि कैसे संविधान में संशोधन होता है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लगती है कि नहीं, कई बार आप देखेंगे आधे राज्यों से भी उनकी सहमति ली जाती है, राइट। उसके बाद ही जाके जो है संविधान में संशोधन होगा। संशोधन की जो पूरी प्रक्रिया है वो संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में दी हुई है। फिर आता है न्यायिक समीक्षा। हालांकि संविधान में तो वर्णित नहीं है, लेकिन जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है वो कस्टोडियन है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इसीलिए देखिए हमारे यहाँ ओवरलैपिंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय कार्यप्रणाली है। संसदीय का मतलब क्या होता है? जहां पे विधायिका और कार्यपालिका में ओवरलैपिंग होती है। जैसे कार्यपालिका में दो तरह की कार्यपालिका होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी। यदि आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो आप स्थायी कार्यपालिका हैं। अस्थायी कार्यपालिका का मतलब आपके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सब अस्थायी कार्यपालिका। देखिए वही प्रधानमंत्री जब अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा तो वो विधायिका है। वही प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करेगा तो वो अस्थायी कार्यपालिका के रूप में कर रहा है। यानी हमारे यहाँ पे संसदीय व्यवस्था फॉलो होती है जहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में हमें ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। लेकिन न्यायपालिका को हमने इसे स्वतंत्र बनाया। क्यों? ताकि जो है अगर न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी तो वो स्वतंत्रता पूर्वक काम करेगी और वो भूमिका निभा सकेगी इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कस्टोडियन की। दिस इज द रीजन दैट वी हैव अ सेपरेट जुडिशियल सिस्टम इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप कि ये जो पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। फिर देखिए मूल संरचना का सिद्धांत, इसको बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी भी कहते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? संविधान का मूलभूत ढांचा क्या है? इसको हम समझेंगे बहुत डिटेल में। केशवानंद भारती का जो वाद हुआ था उसमें कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का कोई भाग नहीं है, संविधान में दिया हुआ नहीं है। ये एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, एक न्यायिक व्याख्या है, जिसमें न्यायपालिका ने ये कहा था कि संसद संविधान के किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है जब तक वो मूल ढांचे को चेंज ना करता हो। तो फिर पूछा गया कि मूल ढांचा क्या है? सुप्रीम कोर्ट तुम बता दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक केस में बता पाना संभव नहीं है मूल ढांचा क्या है, समय समय पर हम इसको बताते रहेंगे। तो मूल ढांचा मतलब संविधान का वो ढांचा, संविधान की आत्मा, जिससे संविधान पे में ऐसा परिवर्तन ना हो जाए कि आप उसकी आत्मा ही बदल दें, राइट। तो जो संविधान का मूल ढांचे का सिद्धांत है ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, यानी न्यायिक व्याख्या की बात होती है कि संविधान का मूल ढांचा दरअसल क्या होता है, राइट। तो एक तो आपका जो है ये हो गया। इसके बाद देखिए और अगर हम संविधान की विशेषता की बात करें तो हमारे संविधान में संविधान निर्माताओं को पता था कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारी विविधता लाई करती है, और इन विविधताओं में देखें तो धार्मिक विविधता भी उसका एक परिणाम है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म अगर मेजॉरिटी में है पूरे भारत में, तो पंजाब में देखिए तो हमारे जो दशमेश पिता की संतानें हैं वो मेजॉरिटी में है। इंडिया में अगर आप देखें तो पारसी भी हैं, यहूदी भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं, इस्लाम भी है, बहुत सारे धर्म एक साथ रिजाइड करते हैं। ऐसे में दो बातें सामने आती हैं। एक भारत में रहने वाला नागरिक का धर्म होगा, दूसरा भारत की सरकार का धर्म। गांधी से पूछा क्या धर्म क्या है? उन्होंने कहा धारयति इति धर्म, इसको करना ही मेरा काम है, वही जो है मेरा धर्म होना चाहिए, वही मेरा धर्म होता है, राइट। ऐसे में सरकार को लगा हम किस धर्म की बात करें, हम तो धर्मनिरपेक्ष वाले देश हैं। यदि हमने किसी एक धर्म को मतलब कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया, एक धर्म के पीछे हम गए, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया की इंटीग्रिटी है, इंडिया का जो कह लीजिए हम अनेकता में एकता रखने वाले देश हैं, हम विश्व बंधुत्व का समर्थन करने वाले देश हैं। ऐसे में जो सरकार है वो किसी एक धर्म के टुवर्ड्स झुक नहीं सकती है।
इसीलिए हमने कहा, हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस वैल्यू को अडॉप्ट किया उसको कहा कि धर्मनिरपेक्षता। देखिए, धर्मनिरपेक्षता कोई नकारात्मक शब्द नहीं है। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब ये नहीं कि सरकार अधर्मी है। धर्मनिरपेक्षता का सिंपल मतलब ये है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। पहली लाइन, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और राज्य की सभी धर्मों से आदर्श दूरी होगी। यहाँ पे फोकस करिएगा वर्ड आदर्श, समान दूरी नहीं। समान मतलब होता कि अगर सरकार 200 रुपए हिंदू के लिए खर्च कर रही है तो 200 रुपए इस्लाम के लिए, तो होता समान दूरी। लेकिन यहाँ पे जो शब्द लिखा है वो है आदर्श दूरी। आदर्श दूरी का मतलब है कि जब जरूरत पड़ेगी तो सरकार उस दिशा में अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेगी, हालांकि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राइट, अगर आप कंफ्यूज करो तो फिर मोदी जी मंदिर क्यों जाते हैं? देखिए, एज अ पर्सन मंदिर जाना और एज अ मतलब पद जो है मंदिर विजिट करना, दोनों में डिफरेंस है। राइट, यानी मोदी का धर्म हो सकता है, केजरीवाल जी का धर्म हो सकता है, योगी का धर्म हो सकता है, योगी जी का धर्म हो सकता है, लेकिन राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों से राज्य की आदर्श दूरी होगी। इसके बाद देखिए, हमारे संविधान में लोकतंत्र फ्लरिश करता रहे, लोकतंत्र हमेशा बढ़ता रहे, ऐसे में हमें कई सारी बॉडीज को स्वतंत्र बनाना होगा, ऑटोनॉमस बनाना होगा। देखिए, दो वर्ड होता है, इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमस। तो यहाँ पे बताया गया ऑटोनॉमी भी दिया जाएगा और इंडिपेंडेंस, जिससे हमारे लोकतंत्र की मजबूती बनाई जा सके। कुछ निकायों की बात करें, जैसे भारत का चुनाव आयोग, इसके ऊपर तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है भारत में चुनाव करवाने की। ऐसे में चुनाव आयोग को जरूरी है स्वतंत्रता प्रदान करना। राइट, तो इसके अलावा जैसे आपका कैग है ना, कैग को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देनी है कि जिस मद में धन निकाला गया था उसी मद में व्यय हुआ या नहीं। तो ऐसी बॉडी को हमें स्वतंत्र बनाना जरूरी है। स्वतंत्र और निष्पक्ष कैसे बनाएंगे? यदि उनका वेतन, उनके भत्ते सब संसद डिसाइड करेगी तो वो तो बेचारा कभी स्वतंत्र हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए कहा जाता है एक बार नियुक्ति होने पर आप उनके वेतन भत्तों में, यानी सरकार उनके वेतन भत्तों में फिर कोई कमी नहीं कर सकती, जिससे कि वो क्या हो, इंडिपेंडेंट होके अपने काम का, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके। और निर्वहन जब वो स्वतंत्रता पूर्वक करेंगे तो इससे क्या होगा कि उनके स्वतंत्रता पूर्वक कार्यों के निर्वहन से बाकी जो काम होंगे वो कैसे होंगे, जो लोकतंत्र की मजबूती में सहायक होंगे। दिस इज द रीजन दैट वी हैव क्रिएटेड वेरियस ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंट बॉडी थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसे आर्टिकल 148 टॉकिंग अबाउट CAG, that is Comptroller Auditor General of India, and Article 324 we are talking about the Election Commission of India, so that ki democracy can be ensured and the Republic India can be maintained by these two autonomous and independent bodies. I hope the thing is clear to you all. तो देखिए, ये कुछ संविधान की विशेषता थी। ज़्यादा बड़ा चैप्टर तो ये नहीं है, बट आई बिलीव कि हमें सारी चीज़ों को ही ग्रेजुअल रखना चाहिए, सारी चीज़ों को लेते हुए चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि छोटा समझ के हम जो है छोड़ दें, है ना, छोटा बच्चा जान के ना समझाना रे वाला हालात ना हो। वी विल कवर ऑल दोज थिंग्स इन अ डिटेल्ड मैनर। हम जो है संविधान की चर्चा करें तो जितने भी संविधान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो अपकमिंग क्लासेस में वी विल कवर। आपके सुझाव का या आपके जो भी डिमांड है उनका मुझे इंतजार रहेगा। कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हैं। इफ़ यू वांट वी कैन इनकॉर्पोरेट वेरियस अदर थिंग्स इन दिस लेक्चर्स। राइट, अगर आपको लगता है कि इससे मतलब कुछ और इस सीरीज में ऐड करने से आपका भला होता हो या आपको और हेल्प मिलती हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता दें। जितने भी पॉसिबल होगा वी विल डू द बेस्ट पॉसिबल एफर्ट टू हेल्प यू आउट, सो दैट कि हमारा प्रयास और आपका प्रयास एक बेहतर परिणाम ला सके। राइट, तो यहीं पे हम लोग अपने क्लास को विराम देते हैं। आज में हम लोगों ने चर्चा की संविधान के जो अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या संविधान के जो विशेषताएं हैं उनकी। अगली क्लास में आपसे मिलना होगा भारतीय प्रस्तावना यानी कि संविधान की प्रस्तावना के साथ। आपके जो भी कमेंट्स वगैरह रहे, आपके जो भी डाउट्स हैं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।